Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So class 7th, this is our last chapter of English literature portion. So let's complete it. Starting today, chapter number 18, A Visit to Cambridge, written by Firdaus Kanga. Now before starting this chapter, let me tell you a few points about Stephen Hawking and Firdaus Kanga. See, Stephen Hawking and Firdaus Kanga were the same persons having the same disability. उनके अंदर ये एक प्रॉब्लम थी, एक डिसेबिलिटी थी कि वो व्हील चेयर पर बैठते थे, उनके बॉडी पार्ट जो है वो वर्क नहीं करते थे और वो दोनों ही जो थे वो व्हील चेयर पर हमेशा रहते थे. ठीक है, वो फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है. तो स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत बड़े नामे जाने माने साइंटिस्ट हैं. तो मतलब उनकी जो काबिलियत थी उसको देखने के लिए जो फिरदौस कांगा थे वो क्या नाम है, जब कैम्ब्रिज गए तो उन्हें जब पता चला उनके बारे में, स्टीफन हॉकिंस के बारे में, जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और फिर जब वो उनसे मिले तो वो करीब आधे घंटे तक उनसे बात की. तो वो जो बात हुई उनके बीच में, वो जो कॉन्वर्सेशन हुआ उनके बीच में, उन्होंने उसी कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. ओके, सो यहाँ पे फिरदौस कांगा बात कर रहे हैं. ये नरेटर हमारे फिरदौस कांगा हैं जो कहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और वहाँ पे वो स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं. Okay, so now starting here, Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it, had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कहने का मतलब है कि जब मैं कैम्ब्रिज गया था, मैं जब इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड में जनरली इंग्लैंड को कैम्ब्रिज के नाम से ही लोग बोल देते हैं क्योंकि इंग्लैंड की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ओके, सो कैम्ब्रिज जो है वो मेटाफर है. अब व्हाट इज़ मेटाफर? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक ऐसा वर्ड होता है जिससे मतलब होता है कि किसी का रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, उसका सिंबल अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंग्लैंड का सिंबल क्या था? कैम्ब्रिज. तो अगर हम कैम्ब्रिज बोलें या इंग्लैंड बोलें बात सेम बनती थी. ठीक है, तो कैम्ब्रिज वॉज अ मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट When I left it had become altogether something else. और कह रहे हैं कि पहले मेरे लिए क्या था? पहले मेरे लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज था. ठीक है, कैम्ब्रिज जो है वो मेटाफर था इंग्लैंड का. लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए, जब हम गए थे तो वो हमको बिल्कुल लगता कि वो कैम्ब्रिज ही बस वहाँ की एक फेमस जगह है, वही फेमस यूनिवर्सिटी है और इंग्लैंड को कैम्ब्रिज के ही नाम से जानते थे हम. लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए तो वो पूरा का पूरा मेरे लिए कुछ और ही बन गया था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं स्टीफन हॉकिंस से मिला था. तो उनसे मिलने के बाद जो मेरा इंग्लैंड को लेकर जो मेरी सोच थी कि वहाँ पे सिर्फ कैम्ब्रिज ही फेमस है, नहीं, ये बदल गई. वहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे इतने टैलेंटेड साइंटिस्ट रहते हैं जो कि स्टीफन हॉकिंग. ठीक है, now moving on to the next paragraph. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. Now what is the author saying? जो फिरदौस कांगा है वो क्या कह रहे हैं कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए ऐसे ही वहाँ पे गए, तो जब वो इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टूर के लिए गए तो वहाँ पे जो उनको गाइड था, गाइड कौन होते हैं? जैसे हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो क्या नाम है, वॉचमैन रहता है या जो भी के लिए गाइड रहता है, जो हमें उस जगह को पूरा अच्छे से घुमाता है, बताता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो उसे गाइड कह रहे हैं. ठीक है, तो वो जो गाइड उनको जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मतलब वहाँ पे वॉक करा रहा है, वहाँ पे घुमा रहा है फिरदौस कांगा को, तो वो जब स्टीफन हॉकिंस के उस पर फ़ोटो पे ऐसे नज़र डालते हुए कहता है, क्या बोलता है? पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ. कि ये इंसान मतलब पुअर मैन, तरस खाते हुए, और ये क्या है, अब ये बिल्कुल डिसेबल्ड हो गए हैं, मतलब अब ये बिल्कुल चल फिर नहीं सकते. दो इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन. लेकिन क्या है, ये आइजैक न्यूटन यानी कि आइजैक न्यूटन जो उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, उन साइंटिस्ट के बाद जो है अगर कोई है जिसका नाम इतना जाना जाए वो स्टीफन हॉकिंस ही हैं, जिन्होंने डिसेबल होने के बावजूद भी है, मतलब उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने इतना मतलब इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो खोज निकाली हैं, और जिनकी आइजैक न्यूटन जिनकी चेयर जो है वो आज भी यूनिवर्सिटी में रखी हुई. ओके, whose chair he has at the university. और स्टीफन हॉकिंस की चेयर जो है वो वहाँ यूनिवर्सिटी पे रखी हुई थी. तो उसी चेयर को दिखाते हुए, उसकी फ़ोटो वहाँ पे दिखाते हुए उन्होंने क्या बोला कि पुअर मैन जो क्या है अब डिसेबल्ड हैं, और जो लेकिन वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्दी हैं, बहुत ही लायक हैं. और स्टीफन हॉकिंस के बाद अगर कोई जानने वाला है तो वो आइजैक न्यूटन के बाद कोई जानने वाला अगर है तो वो है स्टीफन हॉकिंस. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. और फिर वो
थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वो जैसे चुप सा हो गया, फिर क्या बोला कि मैं तो भूल ही गया था, बिल्कुल कम्प्लीटली हम ये भूल गए थे कि क्या है, यहाँ के जो सबसे मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे जो अच्छे थे, वो साइंटिस्ट जो थे वो यहीं के इंग्लैंड को ही बिलोंग करते थे। और वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बुक थी, एक बुक का नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि एक वक्त की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। वो उसके ऑथर भी थे, कौन? स्टीफन हॉकिंस। और वो कैसे थे? पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब, पैरालाइज मतलब समझते हो, जो चल फिर ना सके, जो डिसेबल्ड हो। और एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब, एस्ट्रोफिजिसिस्ट फिजिक्स की ऐसे लोग को कहते हैं जो फिजिक्स की इस ब्रांच की स्टडी करे, जिससे स्टार्स की, प्लैनेट्स की, इन सब के बारे में स्टडी जो करते हैं, ऐसे फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों को एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और हम बिल्कुल भूल ही गए थे कि इतने ब्रिलियंट जो हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट यहाँ के रहने वाले हैं। और उनकी इतनी ज़्यादा फेमस किताब भी थी, जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब थी, जो एक वक्त में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phone Stephen Hawking's house. और फिर कह रहे हैं कि जब वो टूर, मतलब वो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी घूमने का जो टूर था, वो जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, हम जल्दी से फ़ोन बूथ में भागे। फ़ोन बूथ मतलब वहाँ पे जो पीसीओ टाइप्स होता है, उस टाइप पे फ़ोन बूथ हम भागे। और बिल्कुल ऐसा, मतलब अब वो ऑब्वियस ही बात है, फिरदौस कंगा भी क्या थे, वो भी व्हील चेयर पर ही बैठते थे। तो अब वो व्हील चेयर उनके फ़ोन बूथ के अंदर तो जा नहीं सकती, तो वो फ़ोन बूथ के बाहर ही वेट करके, और उसके फ़ोन के कॉर्ड को, मतलब फ़ोन के तार को इतने तेज़ी से अपने तरफ खींच के पूरा बाहर तक कर लिए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट टूट जाएगा। ठीक है, और उन्होंने किसको फ़ोन मिलाया? स्टीफन हॉकिंस को कॉल किया। देयर वॉज दिस असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने क्या बोला कि कौन फ़ोन उठाया? उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, लाइन पे असिस्टेंट थे, और फिरदौस कंगा ने उस असिस्टेंट को बताया कि वो व्हील चेयर पे वो इंडिया से आए हैं। परहैप्स ही हैड थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। और फिर वो क्या सोच रहे हैं? वो ये बोले कि मैं व्हील चेयर पर बैठता हूँ, मैं इंडिया से आए होंगे। कहने का ये मतलब था कि वो मजबूरी से, बहुत मजबूरी से इंडिया से आए हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके से बोला कि उनको अंदर में बाद में फील हुआ ऐसे कि शायद वो ये सोच रहा होगा, जो उनका असिस्टेंट, वो ये सोच रहा होगा कि मैं व्हील चेयर पे ही बैठा मतलब व्हील चेयर ही सही होते हुए मैं इंडिया से जो इंग्लैंड आया हूँ। ओके, टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। और मैं क्यों मिलना चाहता हूँ? आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। इंडिया से मैं यहाँ व्हील चेयर से ही आया, क्योंकि मुझे ये ट्रैवल करना था ब्रिटेन के बारे में, और मुझे उसके बारे में लिखना था। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिन, इवन 10 मिनट्स वुड डू। और वो क्या कह रहा है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए, मतलब हमें मिलना है स्टीफन हॉकिन से, और 10 मिनट में भी मेरा काम हो जाएगा, तो आप मुझे बस प्लीज़ 10 मिनट के लिए मिला दें। हाफ एन आवर ही सेड फ्रॉम द 3:30 to 4। और फिर उसके असिस्टेंट ने क्या रिप्लाई किया कि ठीक है, आप आधा घंटा मिल सकते हैं। और कब मिल सकते हैं? 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। और फिर क्या कह रहा है कि जैसे उन्होंने हाँ बोल दिया, तो बिल्कुल खुशी से लगा जैसे बिल्कुल मेरी बॉडी वीक सी हो गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब खुशी हो गई कि चलो वो मिलने के लिए फाइनली रेडी हो गए। इतने फेमस साइंटिस्ट हमसे मिलने के लिए रेडी हो गए। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। और वो कह रहे हैं, अपनी बारे बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे बड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमें बड़ा किया गया है, तो बिल्कुल हम फेडअप हो गए हैं, इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि लोग बार बार हमेशा कहते हैं कि तुम्हें ब्रेव रहना चाहिए, तुम्हें बोल्ड होना चाहिए, तुम ब्रेव रहो, एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट। और लोग बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि जैसे मेरे पास एक बैंक में अकाउंट है, हिम्मत का एक अकाउंट है बैंक में, और वहाँ से मुझे चेक निकालने में असकत लग रही है, बिल्कुल मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ वहाँ से चेक निकालने में। बिल्कुल लोग बार बार मुझे इस चीज़ का बोलते हैं कि तुम्हें ब्रेव होना चाहिए, बार बार लोग वो यही, मतलब मुझे सीख देते हैं कि तुम्हें ब्रेव होना चाहिए, ऐसा जैसे कि मेरे पास कोई करेज का कोई अकाउंट है मेरे पास, और मैं वहाँ से निकालता नहीं हूँ, चेक निकालने में मैं लेज़ी फील करता हूँ। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you would know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. और क्या कह रहा है कि सिर्फ आपकी किसी की कोई, मतलब किसी का समझाना या किसी का ये बोलना कि तुम्हें ब्रेव होना रहेगा, ये सब कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हमारी हेल्प क्या करता है, हमें स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है, कि जब हम अपने ही जैसे किसी इंसान को, मतलब अपने जैसे डिसेबल्ड, अपने जैसे पैरालाइज्ड इंसान को किसी ऊंची जगह पे किसी बड़ी चीज़ हासिल करते हुए जब देखते हैं, तो हमें असल जो हिम्मत, जो इंस्पिरेशन होती है, वो मिलता है। तब हम असल में स्ट्रॉन्ग, वो चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और फिर हमें पता चलता है कि हम भी क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं मेरे लिए भी, और हम उसको फिर उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और हमें फिर पता चलता है एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड। और आपको फिर आप वो भी चीज़ पा लेते हो जिसने आपको, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ये कभी कर पाओगे, आप वो चीज़ें भी हासिल कर लेते हो।
I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I had no choice. Now, अब ये कब बात करें कि नेक्स्ट आफ्टरनून की, मतलब जब जिस दिन उनकी मीटिंग थी उस दिन की बात कर रहे हैं कि जब हम वहाँ खड़े थे तो मुझे क्या रिप्लाई दिया स्टीफन हॉकिंस ने, मुझे बोला कि हम ब्रेव नहीं थे। और ये आवाज़ उनकी कैसे आ रही है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस क्या थे, पैरालाइज थे और वो बोल भी नहीं सकते थे। तो उनके पास एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें वो पंचिंग करके, मतलब उसमें बटन दबाते थे तो कंप्यूटर की वॉइस निकलती थी और वो वॉइस वही निकलती थी जो वो बोलना चाहते थे। तो वो बटन ऐसे ऐसे प्रेस करते थे और फिर वो कंप्यूटर से आवाज़ निकलती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो क्या बोले, स्टीफन हॉकिंस ने बोला कि हम ब्रेव नहीं थे। और उन्होंने कैसे बोला, कंप्यूटर की आवाज़ आई कि हम ब्रेव नहीं थे, ये कहना चाह रहे स्टीफन हॉकिंस। और वो डिसएम्बॉडीड मतलब बॉडी से हट के, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। तो ऑब्वियस ही बात है, आवाज़ कहाँ से आ रही थी, बॉडी से तो नहीं आ रही थी उनकी, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते थे, वो पैरालाइज थे। कौन बोल रहा था, कंप्यूटर बोल रहा था, लेकिन वो बात थी स्टीफन हॉकिंस की। तो कंप्यूटर वॉइस की आवाज़ आई, डिसएम्बॉडी मतलब बॉडी से हट के कंप्यूटर की आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई कि हम क्या थे, हम ब्रेव नहीं हैं, हमें कभी भी ब्रेव नहीं रहा। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. और फिर क्या कह रहे हैं, जैसे बोले कि वो बोले कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो उन्होंने क्या बोला कि श्योरली आई हैड